नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। और आपको बता दें कि बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत तमाम विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में बैठक की जाएगी, जिसमें सभी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी पूरी योजना बताएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा, खनन एवं वन विभाग में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए विभागों को विशेष प्रयासों की जरूरत है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडलीय अधिकारी अपने मंडलीय मुख्यालयों में बैठकर ही कार्यों का संपादन करें। वहीं सीएम धामी सचिवालय में पौड़ी जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर पर्यटन, तीर्थाटन को भी बढ़ाए जाने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम ने पौड़ी दौरे के दौरान इस बात का संज्ञान लिया था कि पौड़ी गढ़वाल संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद संभागीय मुख्यालयों से संभागीय कार्यालयों का संचालन नहीं हो रहा। उन्होंने पूर्व में अधिकारियों को निर्देशित दिए थे और कि कौन कौन से संभाग स्तरीय कार्यालय हैं जिनका कार्यालय भवन में स्थापित है या स्थापित किया जाना चाहिए। अगर इनका संचालन राजधानी देहरादून या कहीं और से किया जा रहा है तो उसे जल्द से जल्द संभागीय कार्यालय से संचालित किया जाए। अभी तक की सारी पूरे वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है। और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है। और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहां से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे। उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। क्योंकि इस बार ये बैठक ये मार्च आने वाला है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो अभी तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही था। सर बजट तो उत्तराखंड राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर राज्य में राजनीति तेज हो चुकी है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय महाधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विषय पर कांग्रेस को लेकर जुबानी हमला बोला। सीएम धामी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। अब जब कांग्रेस हाशिए पर है तो सत्ता में आने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पास करवा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था। उस महाधिवेशन में कांग्रेस ने उत्तराखंड को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करती है तो उत्तराखंड राज्य को पहले की तरह ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, ये विशेष जो दर्जा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उत्तराखंड राज्य को दिया गया था, विशेष पैकेज भी दिया गया था। और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जब केंद्र में थी वो उन्हीं के समय में बाद में वो समाप्त हुआ था, तो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। और मैं समझता हूं कि आज हिमालयन राज्य हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है वो कभी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में हिमालयन राज्यों का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि स्वयं मोदी जी का इन राज्यों के प्रति विशेष लगाव है। इस राज्यों के लोग आगे आए और सभी क्षेत्रों में उनका प्रतिभाग हो, सभी क्षेत्रों में वो आगे बढ़े, तो उसके लिए काम हो रहा है। उत्तराखंड हो या हमारे हिमालयन राज्य हो, सबका विकास तेजी से हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश दौरे पर है। सीएम बाइक रैली में शामिल हुए। इसके बाद पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और करीब 25 करोड़ की लागत से बनने वाले शैक्षणिक भवन और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत,
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नकल अध्यादेश और महिला आरक्षण जैसे कार्यों को छात्रों के सामने रखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। तो देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में कांस्टेबल मनोज राणा को खनन माफिया ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वी मुरुगेशन ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एसपी क्राइम को निर्देश दिए गए। एसपी क्राइम पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। एडीजी का कहना है कि ट्रैक्टर चालक शमीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो सीएम धामी ने खुद संज्ञान लिया है। आपको बताते कि पुलिस को ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई थी और प्रदेश में खनन माफिया की दबंगई सामने आई है, जहां पर पुलिस को ट्रैक्टर से टक्कर मारने की कोशिश की गई। इस पर सीएम धामी ने खुद संज्ञान लिया है और कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। बहुत दुखद घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी निर्देश दिए हैं हमारे पुलिस विभाग को कि ये इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो जल्द से जल्द हमारे विधिक कार्रवाई होगी के खिलाफ। और उससे अतिरिक्त ये पूरा घटनाक्रम का कैसा हुआ है इस संबंध में भी एसपी क्राइम को, देहरादून एसपी क्राइम को निर्देश दी गई कि वो इसको एक जांच पूरा करेंगे जल्द से जल्द और इसमें ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। जैसे दूसरे और खनन माफिया है या दूसरे और गैंग है, उसको लेकर के आप लोगों का कोई ड्राइव या किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन? ये हमारे ड्राइव तो पहले है चली आ रही, जो क्रिमिनल्स है, रोड क्रिमिनल्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, जो प्रॉपर्टी अटैच करना है, उसे ऑलरेडी ड्राइव चल रहा है। और इसे जो खनन से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनके खिलाफ भी विशेष ध्यान देके इसमें और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दिया जाए। जो कल घटना हुई है और उस घटना की मैंने पूरी जानकारी तलब की है और साथ में सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई हो। वहीं गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से होने वाले बजट सत्र के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसी सबके बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार का पहला ग्रीष्मकालीन सत्र है जिसे सरकार पूरा चलाना चाहती है। सरकार विपक्ष के हर सवाल जवाब को देने के लिए तैयार है। विपक्ष के हर हमले का सामना करने के लिए तैयार बैठी है। सरकार के सारे मंत्री बिल्कुल तैयार हैं और जो भी सवाल विपक्ष करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। 13 तारीख से सत्र होना है क्योंकि ग्रीष्मकालीन की शुरुआत हुई है और सरकार के द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। तो ये पहला सत्र ग्रीष्मकालीन के दौरान 13 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा और इसमें पूरी तरह से सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। रविवार को नवा रायपुर में कांग्रेस का 3 दिन तक चलने वाला 85वां महाधिवेशन संपन्न हो चुका है। 3 दिनों तक 6 विषयों को लेकर 2.5 दिन तक गहन मंथन और विचार विमर्श हुआ। इसके आधार पर कांग्रेस ने भावी रोड मैप के तौर पर कुछ संकल्प तय किए। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासन और एकजुटता से काम करना होगा। इनके नतीजे लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा।
निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद जो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ, वहां से एक नया संदेश लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के विभिन्न कोनों में जाएंगे और निश्चित तौर पर एक नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ जो कांग्रेस पार्टी का एकता का जो मंत्र है, सामाजिक सौहार्द, प्यार का, भाईचारे का, मोहब्बत की दुकान खोलने का जो राहुल गांधी जी का संदेश है। रुड़की के एआरटीओ ऑफिस के बाहर जाली इंश्योरेंस बनाने की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद से पूरे हरिद्वार जनपद में हड़कंप मच गया। बता दें कि एसटीएफ टीम की छापेमारी के दौरान काफी फर्जी इंश्योरेंस बरामद किए गए। एसटीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह फर्जी तरीके से कम कीमत में जाली इंश्योरेंस बनाया करते थे। एआरटीओ दफ्तर के बाहर फर्जी इंश्योरेंस बनाने की घटना के बाद उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी भी सख्ते में हैं। फिलहाल दफ्तर के बाहर हो रही ऐसी गतिविधियों पर परिवहन विभाग सख्ती के साथ नजर बनाए हुए हैं। न्यूज में पता चला था कि ऑफिस के बाहर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनमें फर्जी इंश्योरेंस मतलब गाड़ियों को बनाया जा रहा था और एसटीएफ ने उस पर जांच भी की है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो इसी के उसमें हमने ऑफिस के बाहर जो भी दुकानें हैं उसमें हमने आज एक तरीके से जांच करने हम लोग गए थे संयुक्त तौर पे और हमने वहाँ पे देखा कि कौन कौन से लोग हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सी दुकानें हैं, उसमें क्या क्या काम किया जाता है। वैसे तो काफी दुकानें हमें देख के बंद हो गई थी और जो दुकानों पे हम गए भी तो उसमें अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन हम ये जो अपना जांच का अभियान है जारी रखेंगे ताकि ऑफिस के आसपास ऐसी कोई गतिविधि ना हो और हम सबको, पब्लिक को भी और सरकार को भी सुरक्षित रख सकें। वहीं काशीपुर में बढ़ते चोरी की घटना से पुलिस एक्शन मोड में। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस टीम को निर्देशित किया गया कि वह जल्द से जल्द नगर क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करे। इसी का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 5 दिन पहले लाखों की हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने आरोपी पर चालान कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को तहरीर में बताया है कि बीते 22 फरवरी को अपनी रिश्तेदारी में शादी पर परिवार समेत गया था। उसके बाद अगले दिन पड़ोसी ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर पर चोरी हो गई है। पीड़ित ने घर आकर देखा तो चोर घर के छत का जाल तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। चोरी का खुलासा करते हुए प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि बीती 25 फरवरी को चोरी का मुकदमा दर्ज कर उप निरीक्षक धीरेन्द्र परिहार और दीपक जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद करीब 50 से 60 सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन के बाद पुराने चोरों से पूछताछ के बाद अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से सोने चांदी के जेवरात, कपड़े, पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ गिरफ्तार किया और 14,800 रुपए भी बरामद किए। ये 25 फरवरी को पत्रदार चौकी क्षेत्र से एक बंद घर से, जहां ताला लगा हुआ था, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, वहां से एक घर में घुस के चोरी हुई थी। इसमें जेवरात गए थे और सामान गया था, कपड़े वगैरह गए थे। तो इसमें मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के जस्ट 2 दिन बाद यानी कल हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। हमारे द्वारा हमारी टीम में परिहार, धीरेन्द्र परिहार, दरोगा जी और दीपक जोशी बागवान चौकी में, इन लोगों के माध्यम से टीम बनाई गई और कप्तान साहब ने टीम का स्वयं इसमें निर्देशन किया। काफी कैमरे देखे गए तो इसमें एक मुलजिम हमारे संज्ञान में आ गया, जिसके कब्जे से लगभग 90% माल हमारा बरामद हो गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर में समाजसेवी समदर्शी संस्था की ओर से कारगिल युद्ध में शहीद हुए ठाकुर सिंह की प्रतिमा स्थापित कराने का निर्णय लिया गया था, जिसका उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसडीएम जय भारत सिंह और जसपुर उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा और शहीद जवान ठाकुर के परिजनों की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शहीद ठाकुर सिंह की पत्नी को
शॉल भेंट कर सम्मान विजिट करते हैं। हम हिंदू जागरण मंच हरिद्वार से हैं और आज का जो प्रकरण है रुड़की तहसील परिसर में बहुत पुराना एक शिव मंदिर है। ऐसा सुना जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। मल्टी स्टोरी यहाँ पे पार्किंग के नाम पे बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी रुड़की को देना चाहते हैं कि जिससे रुड़की की परिसर जो तहसील परिसर है उसमें शिव मंदिर बना हुआ है, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। जनपद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे आज लक्ष्मण झूला थाने आई, जहां उन्होंने थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पुलिस बैरक, भोजनालय, सीसीटीएनएस रूम, हथियार कक्ष, सीसीटीवी रूम को भी देखा। इस दौरान एसएसपी ने साफ सफाई के और ज्यादा बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अभिलेखों की जांच में सब कुछ ठीक ठाक पाए जाने पर एसएसपी ने थाना पुलिस की तारीफ की। वहीं हथियारों की हैंडलिंग भी कराई गई है। आज थाना लक्ष्मण झूला का वार्षिक निरीक्षण रखा गया था और मुआयने में एक तरह से पूरा जो थाना परिसर है उसको देखा गया, चेक किया गया। कुछ ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं
जो डिसमेंटल होने के लायक हैं, तो उसमें क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर भेजें। जो माल रखे हुए हैं, स्पेशली जो हमारे एमवी एक्ट में सीज किए गए हैं, आरटीओ के द्वारा सीज किए गए हैं, उसके निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को बताया गया है। टनकपुर पुस्तक मेला आयोजन समिति ने हर रविवार पैदल चले या साइकिल से चले अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजन समिति के सचिव नवल किशोर तिवारी ने बताया है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है और खुद स्वस्थ बनाए रखना है, जिसके लिए लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, साथ ही सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करना है। मुहिम के साथ हमारे पुस्तक मेला आयोजन समिति की एक नई मुहिम है कि हम कम से कम 2 से 3 घंटे अपने मोबाइल को विराम दें और प्रत्येक रविवार को हम 3 से 6 बजे तक कम से कम मोबाइल का प्रयोग न करें, केवल कॉल रिसीव करें, अन्य काम उसमें न करें। ये हमारा आज टनकपुर पुस्तक मेला आयोजन समिति की तरफ से प्रत्येक रविवार साइकिल चलाएं और पैदल चलने का मुहिम कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सबसे यही कहना है कि रविवार के दिन हम मोटर वाहन को छोड़ दें और पैदल चलें, ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें और इसके साथ में अपने प्रकृति का संरक्षण कर सकें। इनके साथ हमें अपने टनकपुर या पूरे भारत को स्वस्थ बनाने के लिए 7 से 10 बजे तक अपने फोन को पूर्ण विराम दें, ताकि हमारे बच्चों पर जो भी असर हो रहा है वो कम हो, इसलिए स्वस्थ बनाए हैं। लोगों को जागरूक किया है और आपको बताते हैं कि चंपावत में 3 घंटे मोबाइल का पैदल चले अभियान का शुभारंभ किया गया और समिति ने लोगों को जागरूक भी किया है। तो 3 घंटे मोबाइल का त्याग करें और पैदल चले अभियान का शुभारंभ किया गया। तो आपको बता दें कि समिति ने लोगों को जागरूक किया, 3 घंटे मोबाइल त्याग कर जागरूक करने की कोशिश की गई और इस रैली में महिला पुरुष दोनों ही शामिल हुए और बच्चे भी इस रैली में शामिल होते हुए नजर आए, जहां लोगों को जागरूकता संदेश देने की इन लोगों द्वारा कोशिश की गई। तो समिति ने लोगों को जागरूक किया और 3 घंटे मोबाइल का त्याग करें। तो पैदल चले अभियान का शुभारंभ किया गया है। जहां 3 घंटे मोबाइल का त्याग करें और पैदल चले अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में आज जिलाधिकारी देहरादून ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने बताया कि आज हमारे पास 92 शिकायतें आई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बिजली पानी एवं जमीन के फर्जीवाड़े की आई है। इन सब शिकायतों के लिए मेरे स्तर से कंसर्निंग तहसीलदार एवं एसडीएम को निर्देश जारी किए गए हैं। इन समस्याओं पर जल्द ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी। करीबन 92 के करीब हमारे पास शिकायतें आई, जिनमें से पानी की, बिजली की और लैंड फ्रॉड्स की बहुत सारी शिकायतें थी, जिन पे इंस्ट्रक्शंस कंसर्न तहसीलदार और एसडीएम को दे दिए गए हैं कि तत्काल उनका निवारण करें। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में हिस्सा देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गांवों में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष ब्याज देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँवों की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गांवों में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार और सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक जारी है। अधिकारियों के साथ हरियाणा निवास में बैठक। ई टेंडरिंग के लिए सरपंचों को मनाने पर चर्चा। सरपंचों की मांगों पर किया जा रहा है विचार। सरपंचों की नाराजगी दूर करने की कोशिश। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सरकार और सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक जारी। अधिकारियों के साथ हरियाणा निवास में बैठक। ई टेंडरिंग के लिए सरपंचों को मनाने पर चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे। सरपंचों की मांगों पर किया जा रहा है विचार। सरपंचों की नाराजगी दूर करने की कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सरकार और सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक जारी। अधिकारियों के साथ हरियाणा निवास में बैठक। ई टेंडरिंग के लिए सरपंचों को मनाने पर चर्चा। सरपंचों की मांगों पर किया जा रहा है विचार। सरपंचों की नाराजगी दूर करने की कोशिश। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला और वहां मौजूद गोवंशों का हाल जाना और कहा कि हर गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले करनाल में निगम की गौशाला में 45 गोवंशों की मौत का मामला सामने आया। उस दौरान गौशाला कमेटी पर लापरवाही के आरोप लगे थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। उन्होंने लिखा, उनके पराक्रम एवं सर्वस्व न्यौछावर करने के जुनून के समक्ष अंग्रेज भी बोने सिद्ध हो गए। इसे व्यक्तित्व को नमन करता हूं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस सीएम मनोहर लाल ने नमन किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उनके पराक्रम एवं सर्वस्व न्यौछावर करने के जुनून के समक्ष अंग्रेज भी बौने सिद्ध हो गए। ऐसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूं। तो सीएम मनोहर लाल का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां उन्होंने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया और याद किया। भिवानी के 648वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डीपी वत्स मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक घनश्याम सराफ ने की। इस दौरान राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने फौजियों के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं। फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सैनिकों को फायदा दिया है। सरकार भिवानी के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है और खूब विकास हुआ भी है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सरकार भिवानी के विकास के लिए कार्य कर रही है। मातृशक्ति ये अनिल का गुजारा तो करना है, पूरा बजट भी तो करना है, आगे सुरक्षा के लिए भी बजट है, डेवलपमेंट के लिए भी बजट है। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, चाइना बॉर्डर पर तनातनी चल रही है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, साउथ चाइना सी में गड़बड़ है। सब मद्देनजर रखते हुए बहुत ही उपयुक्त बजट है और 1 रैंक 1 पेंशन का सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक आए 5 साल उसका इक्वलाइजेशन या रिवीजन करा रहेगा। तो ये तो मौज होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई है। इन परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं कक्षा के 6,32,000 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। इस दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने भिवानी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और परीक्षाओं के संचालन का मुआयना भी किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 27 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने परीक्षा केंद्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वार्षिक परीक्षाएं दे रहे परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि साल भर छात्रों ने बेहतर तरीके से तैयारी की होगी और इसी तैयारी को वे परीक्षा के दौरान जाहिर करेंगे। जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश भर में कुल 1475 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 6,32,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इन परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं कक्षा के 6,32,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने भिवानी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और परीक्षाओं के संचालन का मुआयना किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 27 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड पर चेयरमैन वीपी यादव ने परीक्षा केंद्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वार्षिक परीक्षाएं दे रहे परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। नकल का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, बस थोड़े मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और तो कुछ नहीं। बस और वैसे भी ये कौन सी